नमस्कार। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हमारे प्लेटफॉर्म पर जो यूकेपीएससी द्वारा लेक्चरर की भर्ती आई है, उसमें इकोनॉमिक्स का जो बैच है वो आज से शुरू हो रहा है। आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, आप उस पर पूछकर क्वेरी कर सकते हैं और जो भी आपकी जो सूचनाएँ आप प्राप्त करना चाहते हैं या जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी, वो आप इन नंबरों पे संपर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगी। जो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, दोनों माध्यम में, चाहे वो ऑफ़लाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, वहाँ पे क्लासेस संचालित हो रही हैं। और ये हमारी पहली वीडियो है, आप लोग देखिएगा और उसके बाद आप दोनों कोर्सेज़ से जुड़ सकते हैं। आज हमारी पहली क्लास है, तो हम बात करेंगे जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। पिछली बार भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन बने थे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो एक्चुअली जो आपका पिछली बार स्टैटिक्स था, थोड़ा-सा उससे कम क्वेश्चन बने थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा भाग था उसमें, जो उससे प्रश्न आए थे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्चुअली आपको पता होगा जो इंडियन इकोनॉमी होती है वो जनरल होती है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें भी थोड़ा बहुत पार्ट जो है आपका, जो इंडियन इकोनॉमी में हम जो लोग जो पढ़ते हैं, उसका बहुत सारा पार्ट उसमें भी आ जाता है। तो जो इसमें मेन चीज़ है, तो 2 पार्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक आपका स्टैट का, जो स्टैट का पार्ट आता है, और दूसरा जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इससे काफ़ी अधिक मात्रा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम एक तो ये देखेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ रहे हैं या जो पैटर्न आजकल यूकेपीएससी द्वारा अपनाया जा रहा है, वो किस तरह का है। और दूसरा कुछ इसकी जो है बेसिक जानकारियाँ हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है और किस तरह के प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इससे किस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो आप इसको देखने के बाद जो आपके प्रश्न हैं, जो आपकी क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे जिसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स या आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र अलग-अलग नाम से जानते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसको बोला जाता है और इसके साथ ही इसको बोला जाता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसके अलावा इसको बोला जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसको देखते हैं और इससे किस प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो इसमें ये माइक्रो शब्द है, ये एक शब्द है ग्रीक भाषा का जिसको हम कहते हैं माइक्रोस, या कहीं कहीं पे माइक्रोज भी दिया जाता है। तो उस शब्द से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा का ये क्या है, आपका शब्द है। कई बार आयोग इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ देता है। ग्रीक भाषा के एक शब्द है आपका जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे माइक्रोस शब्द जो है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है आपका, इसका अर्थ होता है सूक्ष्म, या इसको बोला जाता है आपका लघु, ठीक है। 2 शब्द हैं, तो या सूक्ष्म या लघु इसको बोला जाता है। एक्चुअली जब जो आपका अर्थशास्त्र है, क्योंकि अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा आपका उसका हिस्सा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी आता है। उसमें हम इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र भी हम उसके अंतर्गत पढ़ते हैं और इसके अलावा हम जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो कई सारे इसके जो है वेरियस पार्ट हैं। तो उसका एक भाग जो है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र या क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसी से मिलता जुलता एक नाम है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। इसको मैं फिर आऊँगा, लेकिन एक शब्द इसमें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक आपके बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है रेगनर फ्रिस। रेगनर फ्रिस, इन्होंने 1933 में इस शब्द का सबसे पहले क्या किया, प्रयोग किया। किस शब्द का, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम क्या बोल रहे हैं,
व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा इसी के साथ ही आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग किया था वो किया था आपका रेगनर फ्रीस ने। अब बात इसी में आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको जो शब्द किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा का। इसको जरूर याद रखिएगा, इस पिछली बार इस तरह के प्रश्न भी आयोग ने पूछे थे और पूछता भी है आयोग, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली के जो है जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो समझ पर आधारित है, तो हमको जो है इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है करके। तो सबसे पहले एक शब्द जरूर याद रखिएगा कि जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको हम माइक्रोस कहते हैं, इस माइक्रो शब्द से क्या किया गया है, इसको लिया गया है और जिसका अर्थ होता है आपका सूक्ष्म और लघु। तो आप ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं सूक्ष्म चीजों का, छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का, छोटी छोटी आर्थिक संरचनाओं का हम क्या करते हैं, अध्ययन या विश्लेषण करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की वह शाखा है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें छोटी छोटी आर्थिक घटनाओं एवं क्रियाओं का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यह आपको समझना पड़ेगा कि छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। अब छोटी छोटी आर्थिक क्रियाएं क्या है, एक व्यक्ति है, एक उद्योग है, एक फर्म है, एक परिवार है, ये सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। छोटी छोटी, ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को नहीं ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण और अध्ययन कर रहे हैं। तो छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं में कौन आ गए आपके, जैसे आप जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें आ जाएगा एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उद्योग, एक फर्म, इनका क्या किया जाएगा, आपका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। बहुत छोटी इकाई को लिया जाएगा, पूरे आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था को नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, किसकी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की, इसकी विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यही कहा कि इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन। अब यहां से एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा आपका, अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न क्या बन सकता है, अब ये छोटे छोटे, एक सबसे पहले तो ये चर क्या होता है, ठीक है। चर और अचर आपने सुना होगा, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी आते हैं आपके, जिनको हम गणितीय क्या कह सकते हैं, तथ्य कह सकते हैं। एक्चुअली चर वो होते हैं जो बदलते रहते हैं, जो बदलाव जिनमें होता है उनको चर बोला जाता है। अचर जो क्या होते हैं, आपका फिक्स्ड होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था है, फिक्स तो होगी नहीं, चलायमान होगी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था तो निरंतर चलती रहती है, प्रगतिमान है, ठीक है। चाहे या तो क्या जाएगी, वर्धमान होगी, या उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, ह्रासमान होगी, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात हमने देखी कि छोटे छोटे चरों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब वो छोटे छोटे चर क्या है,
छोटे छोटे चर मैंने बता दिया, जैसे एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक उद्योग हो सकता है, एक फर्म हो सकता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा, बहुत बढ़िया। आपका प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि क्या जो ये छोटे छोटे चर हैं, इनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है? तो उसमें आपका प्रश्न क्या बनेगा? उसमें आपको आयोग ऐसा प्रश्न दे सकता है कि जो छोटे छोटे चर हैं, इनका प्रभाव जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एक, कभी पड़ता है, कभी नहीं भी पड़ता है, हमेशा पड़ता है, या कभी नहीं पड़ता है। 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, जो कि ये छोटे-छोटे चर हैं, इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। हमने पहली विशेषता की। तो प्रश्न ये बन सकता है कि इसका प्रभाव जो है हमेशा अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हमेशा अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, एक, ये हो सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें हो सकता है कि कभी पड़ता है, कभी-कभी पड़ता है। ठीक है? तीसरा इसमें पड़ता है कि कभी नहीं पड़ता है। ठीक है? चौथा ऑप्शन हो सकता है कि कभी पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है, कभी पड़ता है और कभी नहीं पड़ता है। ठीक है? आपके 4 ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। तो आपका कभी, आपका क्या है, पड़ता है और कभी नहीं पड़ता है। तो 4 ऑप्शन आपके इसमें दिए जा सकते हैं। ठीक है? तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार है, अगर एक व्यक्ति है, हम उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? एक व्यक्ति क्या कर सकता है? व्यय कर सकता है। एक व्यक्ति की क्या हो सकती है भाई? एक व्यक्ति व्यय करेगा, एक व्यक्ति उपभोग करेगा, एक व्यक्ति क्या कर सकता है? निवेश करता है। अब एक्चुअली एक व्यक्ति अगर उपभोग नहीं भी करे, ना खाए वो, ठीक है, या उपभोग ना करे, ना निवेश ना करे, क्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये जो है, इसका जो प्रभाव होता है वो अर्थव्यवस्था पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कभी नहीं पड़ता है। ठीक है? उसका एक से मतलब नहीं है। हाँ, जब हम सबका क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो उसका प्रभाव वो क्या हो जाएगी, फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर लेकिन वो फिर आप व्यष्टि नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी, समिष्टि रहेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो आपका ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो ये आपकी क्या है, छोटे छोटे चर हैं, इनका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर क्या रहता है, नगण्य रहता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं नोट करके लिख देता हूं यहां पे कि इन छोटे छोटे इन छोटे छोटे चरों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, संपूर्ण संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर क्या रहता है, नगण्य रहता है। ठीक है, नगण्य रहता है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, या ये कहते हैं नहीं के बराबर पड़ता है। समझा दिया मैंने। एक व्यक्ति, भारत की जो जनसंख्या है लगभग आपका 1.5 अरब के आसपास है, अगर एक व्यक्ति उसमें जो है अब नहीं भी आर्थिक क्रिया करेगा, तो उससे क्या होगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक, दूसरा, अब मैं इसमें यह भी लिख सकता हूं कि छोटे छोटे चरों का जो एक व्यक्ति नहीं करेगा, जैसे इसमें क्या हो सकता है, जैसे आपका उपभोग एक चीज हो सकती है, व्यय एक चीज हो सकता है, बचत, ठीक है, ये भी एक चीज हो सकती है। तो इनका प्रभाव जो है, ये छोटी छोटी आर्थिक इकाइयां हैं, इनका प्रभाव जो है उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो ये क्या है, आपकी पहली विशेषता है। ठीक है, दूसरा, इसमें हम छोटे छोटे चरों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरा, इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। ठीक है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है, जो अलग अलग चर हैं। और व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों क्या है, एक फर्म है, वो व्यक्तिगत इकाई है। एक परिवार है, ये भी एक क्या है, व्यक्तिगत इकाई है। ठीक, तो इसका क्या किया जाता है, जैसे चर है, उपभोग है, व्यय है, बचत है, ये चर हो गए। इन चरों का अध्ययन किया जाएगा इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तीसरा, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, दूसरा। ठीक है, थर्ड वन सबसे महत्वपूर्ण है, उससे भी एक प्रश्न बहुत आता है। जो सबसे बड़ा विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है कीमत निर्धारण। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो इतना महत्वपूर्ण है
कि कई कई अर्थशास्त्रियों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है आपका वो है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो तीसरी विशेषता है वो इसमें हम क्या करते हैं, कीमत निर्धारण का अध्ययन भी करते हैं। कीमत निर्धारण का अध्ययन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, कीमत निर्धारण का भी आपका अध्ययन करते हैं। ठीक, और तो मैंने ये कहा कि कीमत इतना महत्वपूर्ण है, कभी कभी हम जो है क्या करते हैं आपका केवल और केवल जो है इसको क्या कहा जाता है, कीमत अर्थशास्त्र भी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कह देते हैं। ठीक, तो आपका प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बारे में अभी और बताएंगे हम आगे को। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कीमत निर्धारण विषय है आपका किसका है, माइक्रो का है, मैक्रो का है, ठीक है, व्यष्टि का है, समष्टि का है। तो ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये क्या है, पार्ट है। अब जनरल अगर हम बात करें कि कीमत निर्धारण कैसे होता है, अगर हम कहीं पर जो है आपका कीमत का निर्धारण करें तो कैसे कर सकते हैं, मांग और पूर्ति के हिसाब से करते हैं। जो आपकी मांग है और जो पूर्ति है, ठीक है, जहां पे मांग और पूर्ति जो है एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, वहां पर जो है हमारा कीमत का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो मांग और पूर्ति की शर्तों द्वारा क्या किया जाता है, कीमत का निर्धारण किया जाता है। जो मांग और पूर्ति है उसकी जो शर्तें हैं, कितनी मांग रहेगी कितनी पूर्ति रहेगी, तो उस हिसाब से हमारी कीमत डिसाइड होती है। ठीक है, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो जनरली आपकी क्या होती है, मांग घटेगी, और मांग घटने के साथ कीमत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मांग पक्ष और जो पूर्ति पक्ष है इसके द्वारा कीमत का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। आगे जो टॉपिक है आपके उसके अंतर्गत कई बार आएगा, तो हम उसमें इसको डिटेल से और पढ़ेंगे। तो आप इतना ही समझ लीजिए, तो इसमें क्या किया जाता है, कीमत का निर्धारण भी किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इसके विषय क्षेत्र की, कि इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा। एक बहुत बढ़िया प्रश्न जो है यहाँ से भी बन सकता है आपका, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका विषय क्षेत्र क्या रहेगा, कौन कौन से विषय क्षेत्र रहेंगे इसके अंदर। एक्चुअली इसके अंतर्गत हम तीन तरह की जो है आपके विषय क्षेत्र को लेते हैं। सबसे पहला जो है आपका इसमें वो है आपका जो आपका यहाँ भी पढ़ा हमने कि वस्तु कीमत सिद्धांत। मैंने कहा ना इसको क्या किया कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इससे कीमत निर्धारण भी किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वस्तु की जो कीमत है, कीमत जो है वस्तु की ही होगी, तो बस पहला जो है इसमें वस्तु कीमत सिद्धांत है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर और भी और चीजें हैं उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा इसमें है आपका साधन कीमत सिद्धांत, जिसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा है साधन, भाई किसी चीज का उत्पादन होता है तो उसमें साधन भी लगते हैं, साधन कीमत सिद्धांत, ये इसका विषय क्षेत्र है। और थर्ड वन इसमें है आपका आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। जो आर्थिक कल्याण है, वेलफेयर आपका जो इकोनॉमिक्स है, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी किसका पार्ट है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो सबसे पहले आपका वस्तु कीमत सिद्धांत, दूसरा आपका साधन कीमत सिद्धांत, और थर्ड वन आपका क्या है, आपका आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तु कीमत सिद्धांत में। यहाँ पर हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। एक सबसे पहले आपका जो उपभोक्ता का व्यवहार होगा वो कैसा रहेगा, और दूसरा हम जो बात करेंगे वो करेंगे उत्पादन और लागत सिद्धांत का, क्योंकि दो चीजों से ही कीमत का क्या होता है, निर्धारण होता है कि वस्तु की कीमत क्या रहेगी करके। एक तो उपभोक्ता का व्यवहार, और दूसरा क्या है आपका जो उस पे क्या लगेंगे, आपके उत्पादन में जो चीजें लगेंगी या उत्पादन में जो लागत लगेगी, तो उत्पादन कैसे किया जा रहा है और उसके साथ साथ उसकी लागत क्या है, तो उसके द्वारा वस्तु की कीमत क्या होगी, निर्धारित होगी। दूसरा है कि जो उसमें साधन लगेंगे उसको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका भी अध्ययन किया जाएगा। तीसरा किया जाएगा आर्थिक कल्याण का। तो पहली बात जो है हमारी वस्तु की कीमत सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे।
वस्तु कीमत सिद्धांत। ठीक है, तो वस्तु कीमत सिद्धांत में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका क्या है, उपभोक्ता व्यवहार है। उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो कैसा रहेगा। ठीक, तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में बहुत सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे आपका जो उदासीनता वक्र है, तुष्टि गुण सिद्धांत है, इसके अलावा पूर्ति का नियम, मांग का नियम, मांग की लोच, पूर्ति की लोच, इन सभी का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो एक उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है, एक्चुअली क्या है, उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है क्या करता है, वस्तुओं से करता है, और वो अपनी उन वस्तुओं से जब क्या करता है, अपने विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनसे अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, तो उससे जो है जो आपका उपभोक्ता का व्यवहार है वो क्या रहता है, संचालित रहता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि किससे करता है, वस्तुओं से करता है, या उसके लिए क्या करता है, उन वस्तुओं की मांग करता है। संतुष्टि के लिए वस्तुओं की मांग करता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, के लिए वस्तुओं की मांग करता है और चाहता है कि इन वस्तुओं से मेरी को क्या मिले, अधिकतम संतुष्टि मिले। ठीक है, और ये जो वस्तुएं हैं इनकी मांग वो क्यों करेगा, तो ये क्या आएगा, उपभोक्ता व्यवहार के अंदर हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो उपभोक्ता का व्यवहार कैसा रहेगा, अगर मुझे लगता है कि मुझे ये चीज खानी चाहिए, मुझे ये इस चीज का उपभोग करना चाहिए, तो ये मेरा क्या है, व्यवहार है। हो सकता है जो मुझे पसंद है वो दूसरे को ना हो। ठीक है, तो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उपभोक्ता का व्यवहार को डिसाइड करने के लिए कई सारे सिद्धांत हैं। जैसे आपका एक है इसमें उदासीनता, इंडिफरेंस कर्व आपने पढ़ा होगा, आईसी कर्व, तो नहीं पढ़ा है, आगे हमारे सिलेबस में है, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उदासीनता वक्र विश्लेषण, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि हम इसका विषय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, हम इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं तुष्टि गुण सिद्धांत का, तुष्टि गुण सिद्धांत, इसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम अध्ययन करते हैं मांग का नियम। ठीक है, इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर पूर्ति का नियम। इसके अलावा मांग की लोच, मांग की लोच, इसके अलावा पूर्ति की लोच। ठीक है, इन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है इसमें आपका उपभोक्ता की बचत, ये भी उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत ही आता है आपका, उपभोक्ता की बचत। ठीक है, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं की क्या करता है, मांग करता है कि मेरी आवश्यकताएं क्या हो, उनकी पूर्ति हो करके। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जब हम एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं कि एक उपभोक्ता वास्तव में व्यवहार कैसा करेगा। तो इन सिद्धांतों के द्वारा उसको वो क्या होता है, डिसाइड होता है कि एक उपभोक्ता क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। अब इससे जो है, इस उपभोक्ता व्यवहार के कारण ही उस वस्तु की कीमत क्या होती है, निर्धारित होती है। एक तो उपभोक्ता का व्यवहार होता है, दूसरा उसमें जो उसका उत्पादन है, उत्पादन कितना है और उसकी लागत कितनी है, क्योंकि ये पूर्ति पक्ष को दिखा रहा है, ये तो मांग पक्ष को दिखाएगा, क्योंकि उपभोक्ता क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। इसके साथ साथ जो है
आपका पूर्ति पक्ष है। इसको मैं कहूं कि इसको ये पूरा क्या है, मेरा मांग पक्ष है। ठीक है, अब मांग तो कर दी, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, पूर्ति भी हो जाए। तो पूर्ति तब होगी जब उसका क्या होगा, उत्पादन होगा, और जो उसमें क्या लगेगी, लागत। तो दो चीजों को हम इसमें पढ़ते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आपका पूर्ति पक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, पूर्ति पक्ष। तो इसमें हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक आपका जो वस्तुओं पर क्या लगेगी, लागत लगेगी, और दूसरा जो होगा आपका उत्पादन होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, उत्पादन एवं लागत सिद्धांत। उत्पादन एवं लागत सिद्धांत। ठीक है, पहला तो हमने ये पढ़ा इसके अंतर्गत, दूसरा हमने ये पढ़ा आपका उत्पादन एवं लागत सिद्धांत। तो उत्पादन और लागत जो है, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो वस्तु है उसका जो पूर्ति पक्ष है, तो उसको ये दिखाता है कि उसका उत्पादन कितना हो रहा है, उसमें लागत कितना हो रहा है। जैसे इसमें आपके कई सारे नियम हैं, जैसे क्या, कौन से नियम है, एक जैसे इसमें हम पढ़ते हैं आपका उत्पत्ति ह्रास नियम। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम किसका, लागत का। ठीक है, और इसके अलावा उत्पत्ति क्षमता नियम, ये उत्पादन में भी लगता है आपका। उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति वृद्धिमान नियम, बढ़ता हुआ वर्धमान नियम, इन सबको हम पढ़ते हैं। ऐसी लागत में भी लगता है कि आपका लागत का ह्रास नियम, समता नियम, वर्धमान नियम। इसके साथ साथ हम इसमें एक और चीज पढ़ते हैं, वह है आपका पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल, और पैमाने के भी प्रतिफल जो हैं आपके तीन तरह के होते हैं, एक आपका ह्रासमान, एक समता, और जिसको हम समता को स्थिर भी बोलते हैं। तो एक वर्धमान हो गया, एक स्थिर प्रतिफल हो गया, एक आपका घटता हुआ प्रतिफल हो गया। तो तीन तरह के प्रतिफल पढ़ेंगे। ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, लागत पढ़ेंगे। लागत भी आपकी क्या बनेगी, तीन तरह की बनेगी, क्योंकि एक लागत आपकी क्या आएगी, बढ़ती हुई लागत का सिद्धांत तो होगा, एक स्थिर लागत का सिद्धांत तो होगा। ठीक है, आपने जब हम कॉस्ट पढ़ेंगे तो जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक कॉस्ट आपकी क्या रहती है, बढ़ती हुई रहती है, एक कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट हम उसको पढ़ते हैं, स्थिर लागत का सिद्धांत। इसके अलावा घटती लागत का सिद्धांत भी। तो तीन प्रकार के हम क्या पढ़ते हैं, पैमाने के प्रतिफल, तीन प्रकार के नियम पढ़ते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम, उत्पत्ति वर्धमान नियम। इसके बाद पैमाने के प्रतिफल पढ़ते हैं, एक ये पढ़ते हैं, और ये भी क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एक वर्धमान नियम, एक स्थिर नियम, स्थिर प्रतिफल, वर्धमान प्रतिफल, और उसके अलावा घटता हुआ प्रतिफल। ऐसे हम लागत पढ़ते हैं, स्थिर लागत, और इसके अलावा बढ़ती हुई लागत का सिद्धांत, और इसके अलावा आपका ह्रासमान लागत का सिद्धांत। तो तीन प्रकार के। तो ये कहाँ पढ़ते हैं हम, ये इसके आधार पर हमारी पूर्ति क्या होती है, डिसाइड होती है। तो दोनों पक्षों को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जो इसमें जो है आपका पहला पक्ष था कि वस्तु की कीमत सिद्धांत का जो विषय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत वस्तु की कीमत जो होती है निर्धारित, हमने कहा था मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। तो मांग पक्ष में हम उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ते हैं, और पूर्ति पक्ष में उत्पादन एवं लागत कैसे डिसाइड होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें हम इतनी सारी चीजें आपकी पढ़ती है। ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद जो इसमें हमने आपका दूसरा विषय क्षेत्र लिया था इस वाले में, कि साधन कीमत। ये तो हमने पढ़ दिया कि वस्तु की कीमत दो तरह से डिसाइड होगी, मांग और पूर्ति से। तो मांग में हमने पढ़ा उपभोक्ता का व्यवहार कैसे डिसाइड होगा, और उसके अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, और पूर्ति पक्ष कैसे डिसाइड होगा, उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमने पढ़ा उसमें एक सबसे पहले आपका तीन नियम पढ़े। एक तो उत्पत्ति ह्रास नियम, बहुत फेमस है, हम जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को आगे पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं उससे, क्योंकि ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। और दूसरा हमने पढ़ा उसमें उत्पत्ति समता नियम, तीसरा हम पढ़ा हमने वृद्धि का नियम। तो तीन नियम हो गए। फिर पैमाने के प्रतिफल, वो भी तीन तरह के हैं, और उसके अलावा लागत के सिद्धांत, वो भी क्या है, तीन तरह के हैं। तो मांग और पूर्ति, जो हम कीमत निर्धारण होगा, इसको हमने पढ़ा। दूसरा आपका है इसमें साधन कीमत सिद्धांत। दूसरा है
साधन कीमत सिद्धांत। देखिए, हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसमें साधन लगते हैं। साधन कौन कौन से होते हैं जिनकी सहायता से क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, आपका साधन कहा जाता है। जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, साधन। ये क्या कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो साधन होता है आपका, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, और उसके अलावा जो साहसी व्यक्ति होता है तो उसको बोला जाता है आपका साधन। तो इसमें कौन कौन से आ गए? भूमि आ गया, ठीक है, भूमि के अलावा श्रम, श्रम के अलावा पूंजी, पूंजी के अलावा आपका जो क्या होगा, साहसी होगा, साहस, साहसी, और लास्ट में आपका संगठन। ये क्या होते हैं आपके, ये श्रम के ये साधन है। इस साधनों के द्वारा क्या किया जाता है, आपका उत्पादन किया जाता है। जो भूमि है, भूमि को हम क्या देते हैं, एक तो या तो हम क्या दे सकते हैं, किराया दे सकते हैं, या इसको लगान। तो हम लगान के सिद्धांत पढ़ते हैं बहुत सारे इसमें, ये भी विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो लगान हम देते हैं, इसमें जो है रिकार्डो का लगान सिद्धांत जो है बहुत फेमस है, आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका श्रम है, ठीक है, श्रम को क्या देंगे आप, इसको देंगे मजदूरी। जो लेबर है वो श्रम करेगा तो इसको क्या दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है। तो जो मजदूरी होती है मांग एवं पूर्ति के सिद्धांतों द्वारा निश्चित होती है, मांग एवं पूर्ति द्वारा, ठीक है। ये मांग पूर्ति कैसी है, तो उस हिसाब से आपका क्या होता है, डिसाइड होता है आपकी मजदूरी रेंट कितना रहेगा, ठीक है। इसके द्वारा मांग और पूर्ति के सिद्धांतों द्वारा मजदूरी का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा है जो पूंजी है, अगर हम जो पैसा लगाएंगे तो इस पे क्या मिलता है, ब्याज, इस पे ब्याज दिया जाता है। अगर आप पैसा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो ब्याज, ब्याज में आपका जो है कीन्स का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, तरलता पसंदगी का सिद्धांत, उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कीन्स का। तो क्या है, तरलता पसंदगी का सिद्धांत, वो कहता है तरलता पसंदगी के द्वारा क्या होता है, ब्याज का निर्धारण होता है करके। ये भी बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो तरलता पसंदगी का सिद्धांत जो है कीन्स का है, आपका ब्याज दिया जाएगा आपका किसको, पूंजी को। इसके बाद जो साहसी है, क्योंकि जो साहसी है, साहस इसलिए करता है कि भैया मेरे को प्रॉफिट होगा करके, कोई अपनी उद्योग फर्म कंपनी ऐसे ही नहीं लगाना चाहता है। वो क्यों लगाना चाहता है, क्योंकि उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो लाभ के आपके जो सिद्धांत हैं उसके द्वारा लाभ निश्चित होता है, तो इसको क्या मिलेगा यहाँ पे, लाभ। लाभ में जैसे आपका जोखिम का सिद्धांत है, लाभ का जोखिम का सिद्धांत, हाले का जोखिम सिद्धांत, वो कहते हैं कि जोखिम उठाने से ही क्या होता है, लाभ मिलता है करके। ये कौन कहते हैं, हॉले कहते हैं। ऐसे ही जो आपके एक और नाम है इसमें, उनका नाम है नाइट। तो नाइट जो है वो कहते हैं आपके कि जो आपका क्या है, लाभ है, वो क्या है, अनिश्चितता का परिणाम है, अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता उठाने का परिणाम ही क्या है, कौन कहते हैं, आपके नाइट कहते हैं, ठीक। तो इन सबको भी हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा आपका कि हमने कहा कि हम वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी उसको पढ़ेंगे। तो दो पक्ष पढ़े हमने, दो पक्ष में क्या पढ़े, एक तो मांग पक्ष पढ़ा, जिस जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो मांग पक्ष को डिसाइड करता है। दूसरा हमने कहा पूर्ति पक्ष, पूर्ति कहाँ से होगी, उत्पादन से होगी। और दूसरा किससे होगी, आपका कि जो उसमें क्या लगेंगे, लागत लगेगी, ठीक है, दो चीजों से डिसाइड होगी आपकी पूर्ति। दूसरा हमने कहा इसके अंतर्गत हम साधन कीमत को पढ़ेंगे। तो जो साधन उसमें लगेंगे किसमें, उत्पादन करने में, तो उनको क्या कहा जाता है, जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है उसको साधन किया जाता है। तो साधन में आपका भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी और संगठन है, ठीक है। तो इनको भी क्या दिया जाता है, ये चीजें दी जाती है। तो हम इनमें इन सिद्धांतों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। प्रमुख रूप से कुछ सिद्धांत मैंने आपको बताए। और थर्ड वन है आपका आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, ये भी इसका क्या है, विषय क्षेत्र है।
आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। ठीक है, तो आर्थिक कल्याण भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आर्थिक कल्याण का अर्थ है जिससे व्यक्तियों के जीवन स्तर में क्या हो, सुधार हो, व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार हो, तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक कल्याण। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, और साथ में पढ़ा हमने इसकी विशेषताएं क्या हैं, और तीसरा पढ़ा हमने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, जिसको हम इसका क्या बोलते हैं, विषय क्षेत्र। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय क्षेत्र नहीं है। तो आपको इतनी सारी चीजें इसमें पता होनी चाहिए कि ये चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। अगर इनका जो है आपका जो टाइटल है, अगर ये आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या होगा करके, तो कई सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आगे के लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो हैं, यूकेपीएससी जो लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, उसकी जो मेंस की क्लासेस हैं, उसके लिए शुरू हो चुका है। आप लोग जुड़िए, और आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी, तो नीचे स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको फिर मिलेंगे, तो आप जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।